हे हाय हेलो एवरीवन। सो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस को आज हम कवर करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है हर एक क्वार्टर में, और री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस करी थी उसमें मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया है स्टॉक को थोड़ा बहुत। बट स्टिल अब हमको यहाँ से देखना है कि आगे का स्कोप कैसा लग रहा है बिजनेस का, एंड मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो इंडिया शेल्टर का अगर आप मॉडल देखोगे तो मोर और लेस बाकी कंपनीज के साथ ही सिमिलर है। ये इनका रिजल्ट का हाईलाइट अगर हम देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया काफी सॉलिड नंबर्स थे। 37% का लोन बुक का ग्रोथ था कंपनी का। मार्जिन्स को काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है 6.1%। तो ये बहुत अच्छा लेवल है अगर आप इसको होम फर्स्ट या आवास से कंपेयर करोगे, और वो भी एसेट क्वालिटी को अच्छे अच्छे लेवल पे रखते हुए। मतलब एसेट क्वालिटी में भी कोई एनपीए का इशू नहीं है, वो भी अच्छा है। आरओए का नंबर लगातार इंप्रूव हो रहा है, और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 77% का पैट ग्रोथ है कंपनी का। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छे से मिल रहा है इस बिजनेस को, जो कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, मेन कॉम्पिटिटर्स आवास, होम फर्स्ट या एप्टस वैल्यू, उनका मॉडल में हमको ये ऑपरेटिंग लेवरेज काफी मिसिंग लगता है। ग्रोथ वगैरह तो ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आ रहा, तो उस पैरामीटर पे भी इंडिया शेल्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मॉडल अगर हम इसका देखें तो ये कंपनी थोड़ा दो तीन चेंजेस हैं अगर हम इसमें और होम फर्स्ट में देखें। जैसे ये कंपनी 72% जो लोन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को देती है। मतलब सैलरीड कस्टमर्स की तरफ एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। जबकि होम फर्स्ट को अगर आप देखोगे तो वो 60% लोन जो है ऑलमोस्ट सैलरीड कस्टमर्स को देता है। तो जस्ट ये दोनों बिजनेसेस का ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ भी ऐसा हम थीसिस नहीं बना सकते कि एक मॉडल सेफ है या दूसरा मॉडल सेफ है, क्योंकि एनपीए दोनों कंपनीज का काफी स्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं लगता है। प्लस एक और पॉइंट क्या है कि ये कंपनी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा लोन देती है। तो इनका 90% लोन टीयर 2 टीयर 3 सिटी में है। प्लस इनमें भी अगर हम स्प्रेड देखें तो 60% लोन इनका टीयर 2 से आता है, और 40% लोन इनका टीयर 3 सिटी से आता है। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा जो नए ब्रांचेस जो हम ओपन करेंगे वो टीयर 3 सिटी में ज्यादा करेंगे, तो उसका शेयर बढ़ता रहेगा। सो ये इनका ओवरऑल गाइडेंस है। प्लस इस रीजन की वजह से अगर आप इस कंपनी का स्प्रेड भी देखते हो तो वो भी काफी हेल्दी लेवल पे है, 14.9% के आसपास का स्प्रेड है। ये क्यों है, इसका एक रीजन तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि कंपनी टीयर 3 सिटी में थोड़ा सा ज्यादा पेनेट्रेटेड है कंपेयर टू होम फर्स्ट और आवास। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्ट मिक्स का। 40% जो लोन है इस कंपनी का वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आता है, और प्योर होम लोन जो है वो कंपनी 60% के आसपास देती है। जबकि होम फर्स्ट को अगर आप देखते हो तो वो 85% जो लोन है वो पूरा होम लोन देता है, और हार्डली 14-15% उसका लैब का एक्सपोजर है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि इनका स्प्रेड काफी अच्छा है। लेकिन वही पॉइंट है कि आप मॉडल कैसा भी रखो, आपका एसेट क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, मार्जिन अच्छा रहना चाहिए, और उस पैरामीटर के ऊपर इंडिया शेल्टर लगातार काफी अच्छा कर रहा है। सो अभी देखते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट का कैसा आउटलुक है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। तो कंपनी का कहना है कि ये क्वार्टर भी काफी अच्छा गया है हमारा परफॉर्मेंस वाइज, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है हमारी इस क्वार्टर में भी। लास्ट क्वार्टर में 40% की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 37% की ग्रोथ है। एंड इस पैरामीटर पे अगेन बाकी कंपनीज को अच्छे अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2015 में गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना इंट्रोड्यूस किया था, और उसके पीछे का मेन पर्पस वही था कि जो लोअर इनकम ग्रुप के जो सेगमेंट्स हैं उनके उनको थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए। अब इसी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में 3 करोड़ और हाउसेस का टारगेट दिया है, तो डेफिनेटली ये इस पूरे सेक्टर में एक नया डिमांड बूस्ट करेगा। मेन हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 6500 करोड़ का एयूएम हो चुका है इंडिया शेल्टर का आज के टाइम पे। एंड इनका अगर आप सोर्सिंग देखोगे तो 98% जो लोन है वो कंपनी इन हाउस सोर्सिंग करती है। तो मतलब थर्ड पार्टी जो है या आपके डीएसए जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम है इंडिया शेल्टर की। जबकि हम होम फर्स्ट को देखते हैं कि वो बिल्डिंग कनेक्टर्स के साथ में काफी ज्यादा उनका टाई अप रहता है, तो वहां से उनकी सोर्सिंग आती है। दूसरा चीज है कि कंपनी का 72% जो हमने डिस्कस किया कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर से 72% लोन आता है। तो इसको भी मतलब हम कोई थीसिस इसमें निकाल नहीं सकते कि रिस्की है या कम रिस्की है, बिकॉज जो एसेट क्वालिटी है वो तो कंपनी ने काफी अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का टारगेट है कि 40 से 42 ब्रांचेस ये ऐड करेंगे। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने ये गाइडेंस दिया था, उसको मेंटेन रखा हुआ है। जिसमें से 13 ब्रांचेस इन्होंने पहले क्वार्टर के अंदर ही ओपन कर दिया है। अब इस 13 ब्रांचेस में से 3 ब्रांचेस जो हैं इन्होंने 3-3 ब्रांचेस राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में एंड आपका साउथ के स्टेट्स में ओपन किया है। एक दो ब्रांचेस इन्होंने हरियाणा में ओपन किए हैं, और एक एक ब्रांचेस कंपनी ने उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र में ओपन किया है। तो 13 ब्रांचेस ऑलरेडी ओपन हो गया है, 42 का टारगेट है।
तो आगे 3 क्वार्टर्स और हैं, तो इस रन रेट से मतलब एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इस गाइडेंस को ओवर अचीव ही करनी चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। देन ग्रॉस एनपीए का नंबर देखोगे आप तो स्टेबल है, 1.1% के आसपास का नंबर है, लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था। हाँ, हुआ क्या है कि जो 30 DPD का नंबर है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक या दो ईएमआई मिस करी है, वो नंबर कंपनी का बढ़ गया है, 3.5% के आसपास आ गया है। अब उसको देखेंगे कि उस पर मैनेजमेंट क्या बोलता है आगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की लगातार इंप्रूव हो रही है, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम का नंबर है वो अब कम होकर के 4.4% के आसपास आ गया है, तो इसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। एंड प्रोबेबली ये एक मेन रीजन है कि हमको दिख रहा है कि इंडिया शेल्टर को ऑपरेटिंग लिवरेज काफी अच्छे से मिल रहा है। देन प्रॉफिट का नंबर जैसे हमने डिस्कस किया कि 77% की ग्रोथ है इनके पैट में, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है बिजनेस को। आरओई का नंबर भी इंप्रूव हो गया इनका। सो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 14% के आसपास का आरओई था, अब इनका आरओई बढ़ करके 14.3% हो गया है। तो आरओई का ये जो इम्प्रूवमेंट है ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बनाता है ऐसे बिजनेसेस की री रेटिंग को, बिकॉज आपका ग्रोथ वगैरह तो ठीक है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन अगर आपका आरओई लगातार इंप्रूव होता रहेगा तो वो आपके री रेटिंग के केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को ऑलमोस्ट मेंटेन रखा हुआ है, 40 से 42 ब्रांचेस ओपन करने का टारगेट है। मार्जिन्स कंपनी बोल रही है आज हमारा 6% के आसपास है, और हमारा मीडियम टर्म में यही टारगेट है कि 6% के आसपास हम हमारे मार्जिन को मेंटेन रखेंगे। लोन बुक की बात करें तो 30 से 35% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। होम फर्स्ट का टारगेट है 30% का, और ये कंपनी उससे थोड़ा सा हायर रेट पे टारगेट कर रही है 35% के आसपास, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो इससे भी ज्यादा है, 37% इस क्वार्टर में और 40% था लास्ट क्वार्टर में। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस ऑलमोस्ट सेम है होम फर्स्ट के कंपैरिजन में, 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का गाइडेंस है कंपनी का। देन एक बड़ा अपडेट क्या हुआ है इंडिया शेल्टर का, इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है, जो केयर रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इस कंपनी के रेटिंग को अपग्रेड किया है। अब इससे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनका उनका कहना है कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीडियम टर्म में हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंप्रूव होना चाहिए एटलीस्ट 25 से 30 बेसिस पॉइंट। तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बेसिकली लास्ट क्वार्टर से बिल्कुल स्टेबल रहा है, 8.8% था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी 8.8% है। बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो रेटिंग में अपग्रेड मिला है हमको, इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड एटलीस्ट 20 से 30 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होना चाहिए आगे चल के, तो ये एक पॉजिटिव गाइडेंस है। देन मार्जिन्स का तो उन्होंने गाइडेंस वही मेंटेन रखा है 6% के आसपास, प्लस कंपनी का कॉस्ट टू इनकम भी इंप्रूव हुआ है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में इनका कॉस्ट टू इनकम था 46%, इस क्वार्टर में कंपनी का कॉस्ट टू इनकम आया कम होकर के 38%, तो ऑलमोस्ट 8% का इंप्रूवमेंट दिखा है हमको कंपनी के कॉस्ट टू इनकम में। कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव हो रहा है, ओपेक्स टू एयूएम इंप्रूव हो रहा है, प्लस एसेट क्वालिटी आपका स्टेबल है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर, तो अच्छा ग्रोथ जा रहा है कंपनी का। देन जो इनका डीपीडी बढ़ा है, नंबर ऑफ ईएमआई जो आपकी एक या दो मिस हुई है कस्टमर्स की, 3.5% बढ़ गया है। तो कंपनी कह रही है कि ये हमें मेनली सीजनैलिटी लगता है, बिकॉज इनका अगर आप थर्ड क्वार्टर में चेक करोगे तो उसमें भी इनका डीपीडी बढ़ गया था, 3.5% हो गया था। देन लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छी रिकवरी करी, कलेक्शन एफिशिएंसी 101% हो गया था। इस क्वार्टर में कलेक्शन एफिशिएंसी कम होकर के 98% पे हो गया है। तो एक रीजन में भी उसका हो सकता है कि इलेक्शन था या थोड़ा सा आपका हीट वेव वगैरह का इशू था। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट उनका कहना है कि ये सीजनैलिटी लगता है हमको, एंड हम काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसको हम इंप्रूव कर लेंगे। तो एनपीए नहीं बढ़ा है, लेकिन 30 डीपीडी थोड़ा सा बढ़ गया है कंपनी का। अगर हम इंडिया शेल्टर का बोरोइंग देखें, जो टोटल बोरोइंग है जिसमें ये बैंक से, एनएचबी से, बाकी बाकी सोर्सेज से बोरो करते हैं, तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक, उनसे उनका जो बोरोइंग है वो 3% बढ़ गया है, मतलब एनएचबी से थोड़ी सी ज्यादा बोरोइंग करी इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने। उसके बाद भी इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम नहीं हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप एनएचबी से बोरोइंग करते हो, नेशनल हाउसिंग बैंक से, तो वो थोड़ा सा आपको सस्ते रेट पे पड़ता है कंपेयर टू अगर आप कैपिटल मार्केट या बाकी सोर्सेज से बोरो करो। तो होना ये चाहिए था कि एनएचबी से बोरो किया तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होना चाहिए था, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम नहीं हुआ है कंपनी का। मैनेजमेंट बोल रहा है ऐसा इसीलिए कि ये जो एनएचबी से हमने बोरो किया है, ये हमने रीफाइनेंस के अंडर किया है, ये हमने एएचएफ के अंडर नहीं किया है। एएचएफ क्या होता है आपका, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। तो अगर आप एएचएफ के अंडर बोरो करते हो एनएचबी से, तो वो आपको थोड़ा सा सस्ते रेट पे पड़ता है, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्योंकि इन्होंने ये एएचएफ के अंडर बोरो नहीं किया एंड रीफाइनेंस के अंदर अंडर बोरो किया, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर हम इसको एएचएफ के अंडर भी बोरो करते, एनएचबी से, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के अंदर भी बोरो करते,
तो भी हमारा जो एंड रिजल्ट है मार्जिन, मतलब आप बोरो करते हो, बोरो तो किया, वो तो रॉ मटेरियल हो गया, आगे उसको करोगे क्या, लोन दोगे, तो बीच का जो गैप होगा वो आपका मार्जिन में डिसाइड होगा। तो कंपनी कह रही है कि अगर हम इसको एएचएफ के अंडर भी बोरो करते हैं एनएचबी से, तो भी जो इसका एंड रिजल्ट है मार्जिन, वो हमारा बिल्कुल सेम ही रहता, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसा इसीलिए कि एनएचबी ने एक कैपिंग लगाई हुई है कि जब आप एएचएफ के अंडर फंड लेते हो एनएचबी से, नेशनल हाउसिंग बैंक से, तो उन्होंने एक कैपिंग लगाई हुई है 6% के आसपास, कि उससे ज्यादा का यील्ड आप चार्ज नहीं कर सकते आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5% के रेट पे एनएचबी से बोरो किया, तो आगे जो आप कस्टमर को लोन दोगे वो 11.1% के आसपास ही चार्ज कर सकते हो। तो क्योंकि वो कैपिंग उतना ही लग जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली स्प्रेड जो है वो आपका इतना ही रहेगा, 6% जो आज इनका कंपनी का मार्जिन है, स्प्रेड है 6% के आसपास, वो उतना ही रहेगा, उस पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी कह रही है कि क्योंकि हमने रीफाइनेंस के अंडर किया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और अगर हम उसको एएचएफ के अंडर बोरो करते भी तो भी आपको मार्जिन में इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। देन एक और अच्छा पॉजिटिव अपडेट क्या दे रही है कंपनी, कंपनी बोल रही है कि अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड था कि कम होगा, रेपो रेट आरबीआई कम करेगा, तो अगर हम अज्यूम करें कि रेपो रेट आरबीआई आगे और कम नहीं करता है, और बैंक्स के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर है कासा का, आप देख रहे हो कि बैंक्स का डिपॉजिट में जो कासा है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है उनके एफडी के अंदर, तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लगातार बढ़ रही है। अब बैंक्स की डिपॉजिट कॉस्ट अगर अगर बढ़ेगी, तो बैंक डेफिनेटली पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में लीडर है, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इन सारी कंपनी में लीडर है, बिकॉज ये एनबीएफसी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, इनको पैसा कहां से मिलता है, बैंक से पैसा मिलता है। तो बैंक अपना स्प्रेड मेंटेन करने के लिए, मार्जिन मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इनको जो लोन देगा उस पर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इंडिया शेल्टर बोल रहा है कि अगर आरबीआई रेपो रेट कम नहीं करेगा, तो काफी हाई चांस है कि बैंक नियर टर्म में अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे सारी एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने का चांस है। लेकिन इंडिया शेल्टर क्या बोल रहा है कि क्योंकि हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ है, तो इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक कमांडिंग पावर आ गई है हमारे पास इस रेटिंग अपग्रेड की वजह से। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में, अगले 9 महीने के अंदर, एटलीस्ट 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट होना चाहिए हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। तो ये एक और पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने कि अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ता भी है बाकी एनबीएफसीज का या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, हमारा ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला, इनफैक्ट इसमें इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज हमारी रेटिंग अपग्रेड हुई है। तो इसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड अगेन, अगर आपका ये बोरोइंग कॉस्ट घटेगा, तो हाई चांस है कि मार्जिन आपका एटलीस्ट मेंटेन तो रहना ही चाहिए 6% के आसपास। देन इनका डिसबर्समेंट ग्रोथ देखोगे आप तो 23% के आसपास रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि लेंडिंग बिजनेस में तो सबको पता है कि जो सेकंड हाफ होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, वो सबसे अच्छा होता है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि 30-35% का जो हमारा गाइडेंस है उसको हम अचीव कर लेंगे। देन कंपनी कह रही है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हमारा आज 60-40 है, 60% होम लोन, 40% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये इसी इसी लेवल पे रहेगा, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, और वो होम लोन के फेवर में ही होगा, मतलब होम लोन 60% से बढ़ करके 61-62% तक जा सकता है। लेकिन जो स्प्रेड है या जो मार्जिन है, उसका हमारा टारगेट है कि हम उसको 6% के आसपास ही रखेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा बहुत अगर 1-2% चेंज भी होता है, तो उसका स्प्रेड के ऊपर कंपनी बोल रही है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 6% के आसपास ही रहेगा। तो उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो इनका प्रोडक्ट है, वो कंपनी कह रही कि ये लो टिकट वाला सेगमेंट है। इसमें हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला चीज तो क्या है कि जो हम कस्टमर को देते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होता है। दूसरा ये है कि हमको ये मेक श्योर करना होता है कि जो बोरोअर है, जो हमसे पैसा ले रहा है ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंडर, वो उसका एंड रिजल्ट जो है पैसे का, वो बिजनेस के लिए ही यूज होना चाहिए, बिकॉज काइंड ऑफ एमएसएमई, एसएमई, माइक्रो लैब काइंड ऑफ ये प्रोडक्ट हो जाता है आपका। तो कंपनी कह रही है कि उसका एंड रिजल्ट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए, और उसको हम ट्रैक करते हैं। कैसे ट्रैक करते हैं, हम उसका उद्यम सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उससे हम ट्रैकिंग करते हैं कि वो कहाँ पे एंड रिजल्ट में उसको यूज कर रहा है। देन कंपनी कह रही है कि इसका टिकट साइज क्योंकि 10 लाख के आसपास है, कम है टिकट साइज, और यील्ड हम इस पे ज्यादा चार्ज करते हैं, कि है तो ये सिक्योर्ड लोन, लेकिन हम इस पे ऑलमोस्ट 15% के आसपास का यील्ड चार्ज करते हैं। तो इसमें टॉपअप का जो रिक्वेस्ट है वो बहुत कम आता है हमारे पास, मतलब टोटल लोन बुक का अगर आप देखोगे तो हार्डली 2 से 3% का रिक्वेस्ट टोटल हमारे पास टॉपअप किया हुआ है हमने, तो टॉपअप का रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं आता है। देन 30 डीपीडी को लेकर के अगेन कंपनी का कहना है कि ये पहले भी बढ़ा था थर्ड क्वार्टर में, और तब हमने फोर्थ में रिकवर कर लिया, एंड अगेन हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर में इसको हम रिकवर कर लेंगे, बिकॉज इसमें कोई बहुत सीरियस इशू हमको लगता नहीं है ग्राउंड लेवल पे।
देन कंपनी कह रही है कि आज हमारी जो प्रेजेंस है वो 15 स्टेट्स के अंदर है, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ के अंदर प्रेजेंस है हमारी। और ये जो 15 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंस है हमारी, ये हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है कि हम यहाँ पे डेप्थ पे फोकस करें और ज्यादा डीपर लेवल पे जाएं। तो कंपनी कह रही है कि एटलीस्ट अगले 2-3 साल के अंदर हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो 40 से 42 ब्रांचेस हम हर साल ओपन कर रहे हैं, ये ट्रेंड अगले 2-3 साल तक तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डीपर लेवल पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको लग रही है। हमको और ज्यादा वाइड नहीं जाना है और ज्यादा डीपर जाना है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। 15 स्टेट्स में ऑलरेडी हम प्रेजेंट है, हमको डीपर लेवल पे फोकस करना है, बिकॉज वहां से हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि 40 से 42 ब्रांचेस हम हर साल ओपन करेंगे, लेकिन तो नंबर वाइज आपको दिख रहा है कि हर साल 40 ब्रांचेस ऐड होंगे तो कॉस्ट आपका आएगा। पर कंपनी क्या बोल रही है कि ये जो 40-42 ब्रांचेस आएंगे, ये एक हाई बेस के ऊपर आते जाएंगे। जैसे इस साल 183 के ऊपर 40-42 ब्रांचेस आएंगे, फिर उसके बेस के ऊपर आएगा, तो अगले 2-3 साल में इनका जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो ऑलमोस्ट 320 के आसपास हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बोल रहा है ब्रांचेस तो अगर आप देखो तो सेम रेट रहेगा 40 से 42, लेकिन हमारा लोन बुक का साइज बढ़ता जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा मार्जिन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहेगा, तो प्रॉफिट अच्छे से ग्रो करेगा। तो परसेंटेज लेवल पे अगर आप ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देखोगे तो वो कम हो जाएगा। नंबर तो 40-42 है, लेकिन क्योंकि बिजनेस ग्रो करता जाएगा तो उसका परसेंटेज टर्म में उसका जो शेयर है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का वो कम होता जाएगा, जिससे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो ओपेक्स टू एयूएम है वो और ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए। प्लस एक और इसमें इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड क्या है कि हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। बहुत सारे ब्रांचेस है जो अभी हमने पिछले 1-1.5 साल में ओपन किए हैं, तो वो ब्रांचेस जब मेच्योर होंगे उनमें भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। देन उसके साथ में जो एम्प्लॉयज हमने हायर किए हुए हैं, तो आज पिछले साल हमारा एक एम्प्लॉय जो है वो ऑन एन एवरेज 5 से 5.5 करोड़ के आसपास का एयूएम मैनेज करता था। आज के डेट में अगर हम देखें तो वो बढ़ करके 6 हो गया है। अब हमारा टारगेट है कि अगले 1-2 साल में उसको उसको हमको इंप्रूव करके 6.5-7 तक लेके जाना है। तो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ब्रांचेस का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्लस बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा। तो इन इन सारे लेवल्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमारा लगातार कम होगा, जिससे मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ओपेक्स टू एयूएम एटलीस्ट 50 से 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा, और ये ट्रेंड अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक बहुत सॉलिड गाइडेंस दिया इन्होंने, बिकॉज इससे क्या हाई चांस है कि अगर आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 15 से 20 बेसिस पॉइंट हर एक फाइनेंशियल ईयर में कम होगा, कंसीडरिंग कि आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल रहता है, तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज लगातार मेंटेन रखेगी अपना। तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये इस बिजनेस के लिए। देन ओवर लेवरेजिंग वाला बहुत डिस्कशन चल रहा है। जैसे अरमान की मैनेजमेंट ने भी बोला कि सेक्टर में बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेजिंग हुई है, तो इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट बोल रही है कि हमको भी ऐसा कुछ कुछ स्टेट में लगता है, बट ये एक जनरल ट्रेंड है। बिकॉज किसी भी सेक्टर में अगर ग्रोथ होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स एंटर करते हैं, तो कहीं कहीं पे ओवर लेवरेजिंग होता है। इशू तब बनता है एक लेंडर के लिए अगर उसका कलेक्शन डिपार्टमेंट अच्छा ना हो, अगर उसका रिसोर्सेस वो अच्छे से यूज नहीं कर रहा है अपने कलेक्शन वाले पार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली उसको इशू आएगा। हमारे केस में जैसा थोड़ा सा आपको डीपीटी दिख रहा है इस क्वार्टर में बढ़ गया है, उसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले क्वार्टर में हम उसको इंप्रूव कर लेंगे। टिकट साइज पे कंपनी का बोलना है कि टिकट साइज हमारा 10 लाख के आसपास ही है पिछले 3-4 सालों से, और इस टिकट साइज के अंदर ही हमको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग लोकेशन और ज्योग्राफीज के अंदर एंटर पेनिट्रेट करते जाएंगे। तो वो हमारा तो यही मानना है कि यही टिकट साइज रहेगा आगे चल के भी। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से जैसे 10 लाख का टिकट साइज है तो वो 10.5 लाख हो सकता है या 11 लाख हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एक बहुत रैपिड इंक्रीज होगा टिकट साइज के अंदर, क्योंकि इसी एग्जिस्टिंग टिकट साइज में हमको हेल्दी मार्जिन के साथ ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। देन अगर हम बोरोइंग की बात करें तो इंडिया शेल्टर का 15% जो बोरोइंग है वो फिक्स रेट के ऊपर है, बाकी का 85% इनका वेरिएबल और सेमी वेरिएबल है। तो कंपनी बोल रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हाई चांस है कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा नियर टर्म के अंदर। देन इनका अगर आप को बोरोइंग देखोगे तो को लेंडिंग अगर आप देखोगे तो 2.9% है टोटल एयूएम का। लास्ट क्वार्टर में 2.4% था, तो मतलब बहुत कोई सिग्निफिकेंट पार्ट कंपनी को लेंडिंग में नहीं करती है। ईल्ड की अगर हम बात करें तो होम लोन के अंदर कंपनी अराउंड 13.5% से 14% का ईल्ड चार्ज करती है, और जो इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला बिजनेस है उसमें 15 से 16% के आसपास का ईल्ड रहता है। तो इसीलिए कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका ईल्ड काफी अच्छा लगता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। लास्टली अगर हम इनका ग्रॉस एनपीए देखें तो होम लोन में इनका ग्रॉस एनपीए 0.9% है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इनका एनपीए 1.3% है।
अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में हमारा एनपीए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो नेट रिजल्ट है उसका क्रेडिट कॉस्ट, वो जो दोनों बिजनेसेस में वो बिल्कुल सेम है, 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर कंपनी काफी कंजर्वेटिवली लोन देती है। इनका लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो 45% का है। तो एक्सपोजर क्योंकि आपका बहुत कम है, तो डेफिनेटली आपको उसका प्रोविजनिंग भी बहुत कम करना पड़ेगा, और क्योंकि आप प्रोविजनिंग कम करोगे तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कम आएगा। तो इसलिए ये दोनों बिजनेस काफी अच्छे लेवल पे इनका एसेट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेवरेज की बात करें तो कंपनी बोल रहा है आज हमारा जो लेवरेज है वो 2.6 के आसपास है। अगले 2 साल में मैनेजमेंट कह रही है कि हम इसको 3.5 से 4 के आसपास लेके जाना चाहते हैं। और क्योंकि हमारा लेवरेज बढ़ेगा तो उससे आरओए कम होगा, लेकिन आरओई बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट बोल रहा है आज जो 14% के आसपास का आरओई का नंबर है, इसको अगले 2 साल में हम देख रहे हैं कि 16% तक जाएगा। तो ये एक और स्ट्रॉन्ग केस करता है इनके री रेटिंग को, बिकॉज बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, इंडस्ट्री में अंडर पेनिट्रेशन बहुत है। और अगर उसके ऊपर से इस लेंडर का आरओई इंप्रूव होता रहता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो डेफिनेटली मार्केट इसके स्टॉक को लगातार रिवॉर्ड करता रहेगा। लास्टली अगर हम बात करें तो कंपनी का बोलना है कि हमारी एक डेटा साइंस की टीम भी है सेपरेटली, जो कि लोन डिसबर्स होने के बाद ट्रैक करती है कि बोरोवर का कैसा बिहेवियर है। मतलब कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं ले रहा अलग अलग लोन में। तो क्रेडिट ब्यूरो डेटा और अलग अलग सोर्सेज से ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, बिकॉज जहाँ पे इनको लगता है कि अगर थोड़ा सा बोरोवर का रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने कलेक्शन में कोई स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, या फिर उस बोरोवर को यील्ड थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वैसा ये प्लान आउट करते हैं, और अच्छा है बिकॉज अगर आप इसको डिसबर्स करने के बाद भी ट्रैक करोगे तो बहुत हाई चांस है कि आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हो एट दी एंड। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था इंडिया शेल्टर फाइनेंस का। लगातार परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी का 30 से 35% का है। एसेट क्वालिटी पे भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन्स कंपनी बोल रही है हमारा इसी लेवल पे रहेगा। अब इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, होम फर्स्ट है, आवास है, सबका मार्जिन बहुत तेजी से घटा है पिछले कुछ क्वार्टर में। प्लस उनका और भी ज्यादा स्प्रेड कम हो सकता है, बिकॉज होम फर्स्ट ने बोला है हमारा स्प्रेड 5 से 5.25% के आसपास रहना चाहिए। तो वो काफी हाई चांस है कि आने वाले क्वार्टर में और उनका स्प्रेड कम हो। और इंडिया शेल्टर का मार्जिन को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, मीडियम टर्म तक का गाइडेंस उन्होंने काफी सॉलिड दिया है। प्लस आरओई के लिए भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये 14% से बढ़कर 16% तक जाना चाहिए। सो सारी परफॉर्मेंस अच्छी है, गाइडेंस काफी स्ट्रांग है। स्टॉक का प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो अभी भी 3.4 के आसपास है, जबकि होम फर्स्ट हो या आवास हो या आपका एप्टस हो, ये काफी हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। 4 के प्राइस टू बुक, 4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस में इंडिया शेल्टर इनको आउट परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम ग्रोथ वगैरह के नंबर्स देखें तो। वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू है इस कंपनी के साथ में, स्टॉक के साथ में। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।